नहीं, ये अंकिता नहीं हो सकती। मैं भी कितना बेवकूफ था। रद्दी की दुकान पर दिखी एक फटी हुई डायरी के पृष्ठों की बिना पर मैं नागपुर से पुणे तक चला आया था। पर डायरी की सतरें मामूली नहीं थी। यह किसी की जिंदगी और मौत का सवाल हो सकता था। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत बधाई। अरे, आप पूछ रहे हैं किस लिए? हमारा साथ देने के लिए। दोस्तों, आज कहानी जानी अनजानी अपना 75वां एपिसोड पूरा कर रहा है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, हमने 12 एपिसोड की वीकली सीरीज के साथ कहानी जानी अनजानी को रीलॉन्च किया था। पर आपके साथ और प्यार ने हमें यहां तक हर सप्ताह पहुंचाया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस यूं ही साथ निभाते रहिए और साथ में आने वाली अनकही कहानियां प्रतियोगिता में भी हिस्सा लीजिए। कहानी सबमिट करने के लिए piyushagarwal.com पर जाएं। तो दोस्तों, 75वां एपिसोड है, तो सुनिए आज कुछ अलग कहानी, पूरी लिखी जा चुकी कविता। सोचिए सोचिए कैसे पूरी होगी ये कविता। पर ज्यादा भी मत सोचिए, बस कहानी को पूरा सुन लीजिए। आज की कहानी लिखी है राजेंद्र श्रीवास्तव जी ने। राजेंद्र जी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सहायक महाप्रबंधक हैं। वे पुणे में रहते हैं। इन्होंने 4 कहानी संग्रह सहित कुल 13 किताबें लिखी हैं और विश्वविद्यालयों के लिए कुल 4 पुस्तकों का लेखन किया है। हिंदी सेवा हेतु इन्हें महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के कर कमलों से सम्मानित किया गया है। कहानी विद्या के लिए महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार तथा महाराष्ट्र सरकार का विष्णुदास भावे पुरस्कार तथा अन्य कई पुरस्कारों से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो इनके बारे में और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट piyushagarwal.com के शो नोट्स पर जाएं। यही नहीं, आज की कहानी के बाद हम करेंगे राजेंद्र जी से चर्चा भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफर। पूरी लिखी जा चुकी कविता, राजेंद्र श्रीवास्तव। उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई थी। मैंने कैबिन के बाहर लगी नेम प्लेट को फिर ध्यान से देखा। ए प्रियदर्शी, ब्रांच मैनेजर। ए से अंकिता भी हो सकता है। कैबिन के बाहर के काउंटर पर लेजर बुक में कुछ लिख रहे कर्मचारी के पास जाकर मैं खड़ा हो गया। अंदर मैडम से मिलना है, प्रत्युषतः मैंने कहा। मैडम शब्द पर मैंने अतिरिक्त जोर दिया। वस्तुतः मैं पुष्टि करना चाहता था कि अंदर कोई महिला ही है। ए से अंकिता, अरविंद या आशुतोष नहीं। क्या बात है? प्रति प्रश्न बिना सिर उठाए, लापरवाही या कहे उपेक्षा का सा भाव। अंकिता प्रियदर्शी मैडम से मिलना है। मैंने स्वर को सहज बनाए रखने की पुरजोर कोशिश की, पर सफलता नहीं मिली। पूरे आत्मविश्वास के साथ अंधेरे में तीर चलाना मेरे बस की बात नहीं थी। मैडम का नाम अंकिता है? वह उल्टा मुझसे ही पूछ रहा था। प्रियदर्शी मैडम का नाम अंकिता है। इस बार उसने उड़ती सी नजर मुझ पर डाली। मुझसे कुछ खास प्रभावित हुआ नहीं लगता था वो। हालांकि ऐसा होने का कोई कारण भी नहीं था। कोई कंप्लेंट है क्या आपकी? मुझे चुप देखकर उसने फिर पूछा। इस बार उसका स्वर शंकित था। बैंक में अगर मैं काउंटर छोड़कर केबिन की तरफ आ गया तो इसका यह मतलब नहीं कि उनकी सेवाओं के बारे में शिकायत ही हो। मिलना है, मैं फंसे स्वर में बोला। दूसरा कुछ काम है, कंप्लेंट नहीं है। मैं तो आपके बैंक का ग्राहक ही नहीं हूं। इससे ज्यादा सब्र शायद कर्मचारी में नहीं था। मेरी बात पूरी होने से पहले ही उसने इंटरकॉम पर बात शुरू कर दी थी। अंदर बुलाया है, वह मुझसे मुखातिब हुआ। मैं चुपचाप केबिन की ओर बढ़ गया।
केबिन के दरवाजे को हल्का सा धक्का देकर मैंने केबिन में प्रवेश किया। अपने द्वारा ही गढ़ी गई परिभाषाओं के अनुसार मैं माथे पर सिंदूर लगाए सादी सी साड़ी में किसी घरेलू किस्म की महिला की कल्पना कर रहा था, पर यहां तो माजरा ही अलग था। गाढ़े नीले रंग की कसी हुई पैंट और वैसी ही गाढ़ी नीली धारियों वाली सफेद कमीज या टॉप, आप जो भी कहें, पहने जो लड़की वहां मौजूद थी वह अंकिता तो हरगिज प्रतीत नहीं होती थी। वह कुर्सी से उठ खड़ी हुई तो मैंने उसकी सुगठित देह यष्टि पर नजर डाली। रंग सांवला था, नैन नक्श साधारण थे, पर लड़की में एक विशिष्ट आकर्षण था और वो बहुत भली लग रही थी। केबिन छोटा सा था, एक छोटी सी मेज और सामने 2 कुर्सियां। मेज पर एक टेलीफोन, एक लैपटॉप, मोबाइल, छिटपुट सामग्री। लड़की की चमकीली आंखों में प्रश्न था। मैं अंकिता से मिलने यहां आया था। मुझे लगा कि वह मुझे बैठने के लिए कहेगी, पर शायद वो व्यस्त थी और मुझे खड़े खड़े निपटाना चाहती थी। आप ही अंकिता हैं? मैंने अपने आप को दुविधाजनक स्थिति में पाया। बुजुर्गवार, अब की वह बड़े सब्र से बोली, ब्रांच के बारे में या आपके अकाउंट के बारे में कोई दिक्कत है? आवाज मीठी थी और उसमें खनक थी। मैं चुप रहा। कर्जे के बारे में कुछ बात है? लोन वोन लेना है आपको? नहीं, ये अंकिता नहीं हो सकती। मैं भी कितना बेवकूफ था। रद्दी की दुकान पर दिखी एक फटी हुई डायरी के पृष्ठों की बिना पर मैं नागपुर से पुणे तक चला आया था, पर डायरी की सतरें मामूली नहीं थी। यह किसी की जिंदगी और मौत का सवाल हो सकता था। ठीक याद है मुझे, रविवार था उस दिन। मैं रद्दी की दुकान पर था। वहां फटी हुई डायरी मुझे नजर आई थी। कुतूहलवश मैंने डायरी उठा ली थी। रद्दी की दुकान पर कभी कभार कुछ पुरानी किताबें मुझे मिल जाती हैं। रद्दी वाला समझ जाता है कि किताबें मेरे काम की है। कई बार किताब 1 आने या 2 आने की होती है। वह हिचकिचाते हुए 10-20 रुपए मांग लेता है। उसे पता नहीं कि कई बार दुर्लभ किताबें मेरे हाथ लगती हैं जो मेरे लिए अनमोल होती हैं। वह बेचारा अपने 10-20 रुपए में ही खुश रहता है। ये विन विन स्थिति होती है। दोनों हाथों में लड्डू नहीं, दोनों के हाथों में लड्डू। रद्दी वाला भी खुश, मैं भी खुश। ऐसा ही कुछ तलाशते हुए वह फटी हुई डायरी मेरे हाथ लगी थी। डायरी 4-5 साल पहले की थी, साल 2008 की। जैसे कि मैंने बताया, आखिर के कुछ पन्ने फटे हुए थे। पुरानी डायरी थी। बीच बीच में से कुछ पन्ने गायब थे। जिल्द नदारत थी। ऊपरले पृष्ठ पर नाम, पैन कार्ड नंबर और कुछ सामान्य जानकारियां थी। नाम अंकिता दर्ज था। मुझे ऐसा लगा जरूर कि किसी की डायरी और उसकी व्यक्तिगत बातों को पढ़ना नैतिकता के खिलाफ है, किंतु डायरी किसकी है मुझे तो यह भी पता नहीं था। डायरी पर एक नजर डालकर मुझे इसे फाड़कर फेंक ही देना था। वैसे यह बातें अपने आप को संतुष्ट करने भर के लिए थी। सच, और सबसे बड़ा सच यही था कि किसी अनजान लड़की की पर्सनल बातों को पढ़ने की कल्पना भर ने मेरे भीतर न जाने कितनी अनछुई दुनियाओं को अनावृत कर दिया था। फिर 2 पृष्ठ फटे हुए थे। इसके बाद सीधा 3 जनवरी 2008 लिखा था। चेतन की नाराजगी मेरी समझ में नहीं आ रही। मेरी कंपनी अगर छुट्टी नहीं दे रही तो इसमें मेरी क्या गलती भला? चेतन के मां और पापा भी इतना नाराज क्यों हो रहे हैं, समझ नहीं आता। कहते हैं नौकरी छोड़ दो और घर पर ध्यान दो। कोई बात नहीं, चेतन का गुस्सा कुछ देर भर का है। कुछ और पन्ने फटे थे। फिर अगले कुछ पन्नों पर कुछ नंबर और कुछ नाम लिखे थे। इसके बाद 27 जनवरी 2008 की तारीख पर घसीटी हुई अंग्रेजी में लिखा था, When you are looking at the sun, you see no shadows. जब आपकी दृष्टि सूर्य पर होती है तो छायाएं नजर नहीं आती। इसके नीचे अंग्रेजी में ही अंकिता लिखा हुआ था। कई कोरे पन्नों के बाद 14 फरवरी की तिथि पर लिखा था, मेरी बड़ी इच्छा थी कि चेतन के साथ अकेले कहीं घूमने जाऊं,
शादी की सालगिरह, पहली, उस पर से वैलेंटाइन डे, प्रेम दिवस। कितना मधुर संयोग। प्यार के इसी दिन पिछले बरस हमारी शादी हुई थी। 1 साल बीत गया, लेकिन पिछले 2 दिन से चेतन ऑफिस के दोस्तों के साथ बाहर गया है। कम से कम एक फोन तो कर सकता था। 11 बज गए हैं रात के, अब तक तो नहीं आया फोन। मैं फोन मिलाती हूं तो आउट ऑफ रीच आ रहा है। खैर, कोई बात नहीं, लौटेगा तो डबल गिफ्ट वसूल करूंगी। देना भी पड़ेगा कुछ, चिंता नहीं। नीले रंग की रिस्ट वॉच खरीदकर पहले से रख ली है। इसके नीचे एक बड़ा सा गुलाब स्केच पेन से बनाया गया था। 8 मार्च। मैंने तो मजाक में कहा था कि आज महिला दिन है और आज अब मेरी चलेगी। पता नहीं चेतन को इसमें इतना बुरा क्या लग गया। कहता है तुम्हारी तनख्वाह से घर नहीं चल रहा। बेसिर पैर की बात है। ऐसी बेतुकी बात की अपेक्षा नहीं थी मुझे उससे। 20 अप्रैल 2008। बाबा आज ही के दिन इस आसार संसार से विदा हुए थे, मुझे और माई को अकेला छोड़कर। बाबा की बड़ी याद आ रही है। बाबा हमेशा माई से कहते थे कि लड़की मेरी खूब लिखेगी पढ़ेगी और अपने पैरों पर खड़ी होगी। बाबा को मैंने किसी भी स्थिति में कमजोर पड़ते नहीं देखा। बाबा इतने मजबूत थे, लेकिन जिस दिन मैंने एमबीए किया था तो मेरा रिजल्ट देखकर खुशी से खूब खूब रोए थे। मैं हमेशा कहती थी मैं शादी नहीं करूंगी और जीवन भर माई बाबा के साथ रहूंगी, माई बाबा का ध्यान रखूंगी। तब तुम हंसते थे बाबा, और बाबा तुम्हारी जिद पर ही तो मैंने शादी की थी। अब माई से मिलने के लिए जाने नहीं देता चेतन, तो बोलो क्या करूं। और चेतन को, उसके माँ पापा को मेरी नौकरी और पढ़ाई लिखाई से इतनी शिकायत क्यों है, नहीं पता। खैर, मैं सब संभाल लूंगी। 1 जुलाई को केवल एक अंग्रेजी वाक्यांश। हैव अ हार्ट टू अचीव एंड अ माइंड टू बिलीव। कुछ कर गुजरने की इच्छा और मन में विश्वास। 22 जुलाई 2008। चेतन के मन में पता नहीं क्यों ऐसा बैठा है कि कामकाजी महिला पति और परिवार से जुड़ ही नहीं सकती। न सिर न पूछ, नॉनसेंस। अगस्त की कोई तारीख थी, पन्ना थोड़ा फटा हुआ था। लिखा था, मुझे नहीं लगता कि अपनी नौकरी या कामकाज के कारण मैंने अपने पति और परिवार पर ध्यान देने में कमी की है। हाँ, यह सही है कि दिन भर में माँ पापा की सेवा में फिजिकली नहीं रह सकती, या शाम को चेतन के आने पर चाय की प्याली लेकर खड़ी नहीं रहती दरवाजे पर, क्योंकि कई बार चेतन के घर आने के बाद मैं घर पहुंचती हूं। लेकिन घर परिवार के प्रति मेरे समर्पण या लगाव को इन चीजों से तौला नहीं जा सकता। ना ही ऐसे किसी प्रमाण पत्र की मुझे कोई आवश्यकता है। जो वर्किंग वुमेन नहीं है वो ऐसा करेगी, ये भी कहीं नहीं लिखा है। 20 अगस्त। मामला किसी बच्चे के कठिन से प्रश्न जैसा आसान जरूर नजर आता है, पर है उतना ही कठिन जितना किसी बच्चे का आसान सा प्रश्न। 27 अगस्त। मैंने चेतन से आज कह दिया है कि उसे नहीं पसंद तो मैं नौकरी छोड़ देती हूं। कमाल है, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं कभी कि मैं चेतन से ज्यादा कमाती हूं। फिर घमंड का सवाल ही कहां पैदा होता है। अपनी सहकर्मी प्रियंका को मैंने बताया है कि मैं नौकरी छोड़ना चाहती हूं। वो मेरे इन विचारों के सख्त खिलाफ है। मुझे बेवकूफ और दब्बू न जाने क्या क्या कहती है, पर मैं जानती हूं मेरी किसी भी मुसीबत में प्रियंका मेरे लिए मेरे साथ खड़ी हो जाएगी। 2 सितंबर 2008। ये मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। मुझे चुनना है अपनी नौकरी और अपने पति में से एक को। चलो, अच्छा ही है, मैं नौकरी छोड़ देती हूं। नौकरी तो दोबारा मिल सकती है, पति कहां रोज रोज मिलेगा। 14 सितंबर। चेतन ने आज हाथ उठाया है मुझ पर। पहली बार ऐसा हुआ है। आज बाबा नहीं है तो क्या हुआ, मैं माई के पास जा सकती हूं। मुसीबत यह है कि अब नौकरी भी नहीं रही, पर वो कोई बात नहीं।
मेरी डिग्रियां अच्छी हैं और उम्र भी 24 ही है। नौकरी तो मुझे दूसरी भी मिल जाएगी, लेकिन माई को अभी बताना ठीक नहीं। उसे क्यों परेशान करूं? बस कमाल की बात यह है कि चेतन मुझे ही ताना दे रहा है कि 4 पैसे एक्स्ट्रा आते थे, वो भी बंद हो गए। अब मेहरी को भी हटा दो और कॉस्मेटिक्स और कैल्शियम की दवा का खर्च भी बंद कर दो। वाह भाई वाह! नौकरी भी मत करो और आमदनी भी जारी रहे, दोनों चाहिए चेतन को। मुझे तो रोने के बजाय हंसी आ रही है। 24 अक्टूबर, आज मेरा जन्मदिन है और संयुक्त राष्ट्र दिवस भी, यूनाइटेड नेशंस डे। ऐसे वैसे दिन थोड़े ही पैदा हुई हूं, बड़ा दिन है, पर चेतन ने फिर हाथ उठाया है। अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। कल प्रियंका से मिलकर बात करूंगी। अच्छा, चेतन ने मारा भी सिर्फ इसलिए कि माई के पास जाना चाहती थी और माई के लिए एक साड़ी खरीदना चाहती थी। यहां मेरी बाह और पीठ पर नीले चकत्ते पड़ गए हैं और मेरी सास कह रही है कि जो पति के मन के अनुसार न ढल सकी, उसका जीवन किस काम का। अच्छा है भाई, औरत के सारे दायित्व सबको पता है और पुरुष का तो कोई फर्ज बनता ही नहीं। 10 नवंबर 2008। चलो, इस परिवार में इतनी बड़ी खुशी भी तो मिली। माई कहती थी कि मातृत्व का सुख अलौकिक होता है, अब जाकर महसूस हुआ। मैंने आज प्रियंका से कहा कि मुझे एक 2-in-1 CD DVD प्लेयर भेज दे ताकि चैन से लेटकर मूवी शूवीज देखूं। तो पागल कहती है कि तू तो खुद 2-in-1 हो गई है। 2-in-1, एक में 2। मुझे तो बड़ी शर्म आई। प्रियंका की बच्ची, डॉक्टर ने अगले साल अगस्त की तारीख बताई है। गॉड इज मिरर्ड इन द मैजेस्टी ऑफ क्रिएशन। सृजन की नव्यता भव्यता में दिखाई देता है ईश्वर। 8 दिसंबर को केवल अंग्रेजी में इतना लिखा था, 1 by 1 like leaves from a tree, all my faiths have forsaken me। मेरी आस्थाएं एक एक कर पेड़ की पत्तियों की तरह मुझसे विलग होती गई। 10 दिसंबर। अफसोस है कि इतने निचले स्तर के परिवार में मेरा रिश्ता हुआ। चेतन ने न जाने कहां से पता लगा लिया कि मेरी कोख में लड़की है। शायद कल की सोनोग्राफी के बाद डॉक्टर ने उसे यह बात बता दी है। चेतन को लड़की नहीं चाहिए। सर तो नहीं फिर गया कहीं चेतन का? अफसोस ये भी है कि मेरी सास एक औरत होते हुए भी लड़का ही चाहती है, लड़की नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे संभव है। आई बिलीव, यस आई बिलीव, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल। हां, असंभव है ये, तभी तो मुझे इस पर विश्वास है। 12 दिसंबर 2008। चलो, मैं भी देखती हूं कि कौन क्या कर लेता है। किस कंटीले समय से गुजर रही हूं मैं कि अपनी बच्ची को जन्म देने के लिए मुझे पुलिस और अन्य प्राधिकारियों तक बात पहुंचानी पड़ रही है। चाकू के फल जैसा लपलपाता समय है। अच्छी बात तो यह है कि प्रियंका मेरी हर संभव मदद कर रही है। Nothing in life is to be feared. It is only to be understood. बात को समझने भर की जरूरत है, अन्यथा कुछ भी तो नहीं इस जीवन में जिससे हम भयभीत हो। देखती हूं कि कौन क्या कर लेता है। मैं तो इसे जरूर जन्म दूंगी, अपना ही प्रतिरूप बनाऊंगी, नाम रखूंगी इसका अपराजिता। स्थितियों से कभी हार नहीं मानना सिखाऊंगी इसे, जैसे माई बाबा ने मुझे सिखाया है। कठिनाइयों से लड़ना, संघर्ष करना। मेरी बच्ची अपराजिता, 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 अपराजिता।
इसके बाद डायरी के पन्ने फटे हुए थे। तंद्रा भंग हुई, मानो किसी समाधि से बाहर आया मैं। पता ही न चला कि कब हम दोनों आमने सामने बैठ चुके थे। लड़की की आंखें प्रश्नों की एक पूरी दुनिया मेरे सामने उपस्थित कर रही थी। दरअसल, मैं फंसे हुए स्वर में बोला, एक बड़ी पुरानी डायरी मुझे मिली है। इसमें दी गई जानकारियों के आधार पर बड़ी मुश्किल से पता करते हुए मैं नागपुर से यहां तक आया हूं, अंकिता से मिलने। अगर डायरी वाली अंकिता आप ही हैं। मैं सच कह रहा था। मुझे वास्तव में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। डायरी में दिए गए कुछ नंबरों भर से मैंने अंकिता का नागपुर का पता हासिल किया था और वहां से अपनी तलाश को बढ़ाता हुआ मैं पुणे तक पहुंचा था। लड़की का चेहरा जर्द पड़ गया था, मानो कोई चोरी करती हुई रंगे हाथ पकड़ी गई हो। मैंने डायरी अपने बस्ते में से निकालकर मेज पर रखी भर थी कि लड़की ने उसे झपट लिया। इसके बाद वो पन्नों के समंदर में जैसे गहरे उतरते चली गई। मैं अपलग उसे देख रहा था। एक पूरी की पूरी दुनिया उसकी आंखों में ध्वस्त हुई और फिर निर्मित हुई। आत्मविश्वास, साहस और दृढ़ता से उपजा मिला जुला कोई भाव उसके चेहरे पर था। पढ़े लिखे मालूम होते हैं, किसी की प्राइवेट और पर्सनल बातों को पढ़ना गलत नहीं मानते आप। किसी का निजी और वैयक्तिक भी कुछ होता है या नहीं। लड़की की आवाज दृढ़ थी, उसकी आंखों में इतना ठंडापन था कि मैं विचलित हो गया। अचानक वो हंसी। बात तो गलत है आपकी, लेकिन यह स्वाभाविक है। मैं भी आपकी जगह होती तो शायद यही करती। लेकिन मुझे हंसी आ रही है कि आप नागपुर से यहां तक चले आए सिर्फ यह जानने के लिए कि आखिर उस डायरी वाली लड़की का हुआ क्या। मुझे लगता है मैं सही जगह पहुंचा हूं। मैं असमंजस में था। वो फिर हंसी। अरे, डायरी मेरी है, मैं ही अंकिता हूं, लेकिन इसमें लिखी बातें कपोल कल्पित है, मनगढ़ंत। ये मेरी कविताओं के विचार बिंदु है। मैं लिखती हूं, अपनी कविताओं और कहानियों के पॉइंट्स बनाती हूं, रूपरेखा तैयार करती हूं अपनी रचना की। मैं बेतरह चौंका। वो पूर्ववत कहती रही, अखबारों और पत्रिकाओं में तो मेरी कहानियां और कविताएं छपती ही रहती हैं। दूंगी ना अपना कविता संग्रह पढ़ने के लिए, अगर आपकी रुचि हो तो। मैंने एक दीर्घ निश्वास छोड़ी। अपनी बेवकूफी पर हंसी भी नहीं आई, कोफ्त हुई बल्कि। अपनी झेप मिटाता हुआ मैं बोला, मुझे भी कुछ कुछ ऐसा ही लगा था, क्योंकि सब कुछ सिलसिलेवार चल रहा था डायरी में। ठीक है, जो है सो है। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि डायरी में जिस लड़की का जिक्र है, आपके कहे अनुसार जो आपकी कविता या कहानी की बस एक किरदार भर है, उसका अंजाम क्या हुआ? हुआ क्या उस लड़की का? अब की वह खिलखिलाकर हंसी। अब ये डायरी मेरी खो गई थी, इसलिए कविता अधूरी रह गई थी। अच्छा हुआ आप इसे ले आए, अब पूरा करूंगी इसे। शुक्रिया आपका। पटाशेप का भाव था उसके स्वर में। उसकी बात समाप्त होने से पहले ही एक व्यक्ति कुछ फाइलें लेकर केबिन में घुसा। अंकिता आदेशात्मक लहजे में बोली, बाकी का काम छोड़ दीजिए क्षीरसागर जी। ये साहब मेरे परिवार के सदस्य हैं, बैंक के स्पेशल गेस्ट हैं। इन्हें अपने गेस्ट हाउस में ले जाइए। स्टाफ कार और ड्राइवर भी इनके लिए भेज दीजिए। वो फिर मुझसे मुखातिब हुई, आप थके होंगे, आराम कर लें। 1-2 दिन रुकेंगे पुणे में तो मुझे खुशी होगी। वह आग्रह कर रही थी और संकोच का कोई रंग भी घुला हुआ था उसके आग्रह में। अपना विजिटिंग कार्ड भी थमाया अंकिता ने। मैं ठगा सा महसूस कर रहा था। मैं क्षीरसागर के साथ निशब्द बाहर निकला। केबिन का दरवाजा बंद होने से पहले बस एक क्षणांश भर के लिए मेरी और अंकिता की नजरें टकराई। एक विचित्र सा भाव था अंकिता की आंखों में। मुझे लगा कि वह अपनी रुलाई रोकने की पुरजोर कोशिश कर रही है। पता नहीं क्यों ऐसा लगा मुझे। पान खाइएगा साहब? हाँ, आप भी कविता लिखते हैं क्या?
हमारी मैडम की तरह? हाँ। क्षीर सागर ने मेरे हाथ से बस्ता ले लिया था। उच्चाधिकारी के निकट संबंधी के लिए उपजा सम्मान उसके स्वर में था। यानी अंकिता सही कह रही थी। कविताएं लिखने के बारे में उसने जो कहा था वह सच था। मैंने क्षीर सागर की बात सुनकर इनकार में सिर हिलाया। दोनों बातों के लिए। कवि भी नहीं हूं और पान भी नहीं खाता। मैडम भी खूब है। क्षीर सागर कार की ओर बढ़ते हुए बोला, पहले कहा था कि कार आज घर पर लगेगी क्योंकि उनकी बिटिया का जन्मदिन है, और जितनी प्यारी है ना है जी, उतनी ही शैतान भी है अपराजिता। अगर कार नहीं पहुंची समय पर तो हमें फोन करना शुरू कर देगी। शैतान नहीं है, शैतान की नानी है। अपराजिता? मैं चौंका। किसी हथौड़े की तरह मेरे जेहन से टकराया यह नाम। नाम मेरे लिए अपरिचित नहीं था। मेरी धड़कनें तेज हो गई। इनके मिस्टर अंकिता के पति क्या करते हैं? सांस फूलने लगी थी मेरी। आप तो इनके परिवार से हैं और आपको पता नहीं है? अरे मैडम का 3 साल पहले ही तलाक हो चुका है। अपनी मां और बेटी के साथ यहां रहती हैं। क्षीर सागर ने इतनी देर में अपनी अधबाही शर्ट की जेब से पन्नी में लिपटा पान का बीड़ा निकालकर मुंह में डाल लिया था। खैर छोड़िए, मैं पूछ रहा था कि आप भी कुछ लिखते विकते हैं क्या? है जी। मैडम कह रही थी आपसे कि कोई कविता अधूरी रह गई है। मैंने एक लंबी सांस ली। क्षीर सागर जी, मुझे सिर्फ बस स्टैंड पर छोड़ दीजिए। रुकना नहीं है। जिस काम से आया था पूरा हो गया है। अब रुकने का कोई कारण भी नहीं था। मुझे पता चल गया था कि कविता पूरी लिखी जा चुकी है। तो अभी जो आपने कहानी सुनी वो थी पूरी लिखी जा चुकी कविता। कैसी लगी आपको कहानी? थी ना थोड़ी रहस्यमय, थोड़ा ट्रैवल और काफी कुछ मिश्रण एक ही छोटे से कहानी में? सुनकर आपको मजा जरूर आया होगा। और हम जो आगे करने जा रहे हैं उसमें कहानी का आनंद आपके लिए और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। जी हाँ, हमारे साथ कहानी के लेखक राजेंद्र श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। राजेंद्र जी नमस्कार, आपका स्वागत है कहानी जानी अनजानी पर। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी। बहुत बहुत आभार आपका मुझे इस तरीके से जोड़ने के लिए। हमें आपकी ये जो कहानी है पढ़कर इतना आनंद आया, आपको क्या बताएं कि हम आपको यहाँ लाए बिना नहीं रह पाए। तो ये कहानी लिखी आपने कब थी? ये कहानी मैंने लिखी थी काफी समय पहले, यानी कि लगभग 7-8 साल पहले। तो बताइए ये कहानी ही क्यों? क्योंकि इसमें एक डायरी है, इसमें कोई कुछ ढूंढ रहा है, इसमें एक रहस्य है। तो कैसे कैसे आपने इस कहानी के बारे में सोचा और इस कहानी तक पहुंच पाए आप? मतलब इसकी एक बड़ी रोचक घटना है कि मेरी एक सहकर्मी, तब मैं बैंक में था और मतलब आज भी बैंक में हूँ, और उस समय शनिवार हमारा आधा दिन हुआ करता था काम, और आधे दिन के बाद वो मेरी एक सहकर्मी बड़ी दूर रहा करती थी, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर, और उसका मोबाइल छूट गया कार्यालय में। अच्छा। रात को उसका फोन आया दूसरे एक नंबर से मेरे मोबाइल पर कि मेरा मोबाइल ऐसा छूट गया है, तो आपको मिला है क्या? तो मैंने जाके उसके टेबल पे से कलेक्ट किया। तो उसके थोड़ी देर बाद फिर उसका फोन आया कि सर उसे आप बिल्कुल पढ़िएगा मत, उसमें क्या है, मोबाइल में मेरी कुछ पर्सनल बातें हैं और ये वो बहुत कुछ। तो मैंने कहा एकदम निश्चिंत रहें। लेकिन तब मेरे दिमाग में आया कि आखिर क्या होगा, एक सहकर्मी है, महिला है, आखिर उसने क्या लिखा होगा मोबाइल में जो कि वो बताने से हिचक रही है। और उसके कुछ समय पहले एक बार एक डायरी भी मुझे ऐसे मिली थी जिसमें कि कुछ बस नाम भर था और कुछ नहीं था। तो ये दोनों चीजें इस तरीके से जुड़ गई। मैंने सोचा कि उसके जीवन की कुछ अनछुई बातों को कहीं से मुझे जानकारी मिल जाएगी अगर मैं उसे देखूंगा। तो मैं केवल एक कल्पना करने लगा कि उसमें क्या हो सकता है। अपने परिवार वालों का जिक्र होगा, अपने पति का कुछ बात हो सकती है, बहुत सारी चीजें मन में उपजने लगी कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है उसमें। तो मैं अपनी कल्पना से 10 चीजें मैंने बना ली कि ये होगा।
और वो चीज फिर धीरे धीरे एक मन में बनी रह गई। और उसके भी 1-2 साल बाद अचानक एक बार मेरे मन में आया कि एक डायरी अगर हो और उसमें किसी व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी मिले और वो अधूरी जानकारी है, तो वो और रहस्यमय हो जाता है कि वो आगे क्या हुआ ये हम जानने के लिए बहुत उत्सुक उत्सुक हो रहते जाते हैं। हैं, बेचैन हो जाते हैं। और फिर मैंने उसे एक कहानी का रूप दिया। आपको अपने लेखक की टोपी पहनकर कल्पना से उस सिचुएशन का हल निकालना पड़ा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार क्या होता है कि कहानी जब हम शुरू करते हैं फिर तो कहानी हमें आगे बढ़ाने लगती है। बिल्कुल। हम आगे फिर उसके बाद खुद से हम्म। अपने मर्जी पर नहीं रह पाते। जब मैंने कहानी पहली बार पढ़ी थी तो मुझे लगा था कि आप मुझ जैसे पाठक को इस कश्मकश में ही छोड़ देंगे कि कि कहाँ कविता पूरी हुई या ना हुई। लेकिन आपने उसे क्लोजर दिया, आपने उसे लेके जाके उस पॉइंट पे छोड़ा कि नहीं, सच्चाई सामने है। ऐसी नहीं है कि कोई दुविधा रखी जाए कि भाई वो बात कौन सी असली है, कौन सी बात नकली है। नहीं, आप ये बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। आजकल एक इस प्रकार के कहानियों का बड़ा चलन है कि पाठक अपने तरीके से सोच ले कि अंत में अब क्या हुआ होगा। लेकिन इस कहानी को लेकर मेरे मन में बड़ा आग्रह था। इस बात को लेकर मैं बड़ा जोर देना चाहता था कि नहीं, वो लड़की विजयी होती है, वो लड़की फतह हासिल करती है, शिकस्त देती है कठिनाइयों को, अपना रास्ता खुद बनाती है, अपनी कविता खुद पूरा करती है। इसलिए मैं अंकिता के पक्ष में खड़ा हो गया। बहुत खूब। और एक तरफ लगता है कि ये कहानी लेखक की है जो एक डायरी के ओनर की तलाश में जी है और उस कहानी की तलाश में है। बट असल में ये जो कहानी है ये अंकिता के जीवन की कहानी है कि कैसे उसने सारे बंधनों, सारे सोसाइटी के प्रेशर को तोड़कर अपने लिए एक जगह बनाई, अपना एक रास्ता चुना और उस पर डट कर आगे बढ़ती रही। निश्चित रूप से उस महिला का संघर्ष ही उस कहानी में सर्वोपरि है कि स्थितियों से कैसे वो जूझती है। और वो पूरी तरह से विद्रोह नहीं करती है, अपनी नौकरी भी छोड़ देती है, आप देखें अगर कहानी में तो। लेकिन तब वो विद्रोह करती है जब उसकी कोख में बेटी है, बच्ची है। ये पता चलने के बाद उसका पति उसे कहता है कि इसे गिरा दिया जाए क्योंकि वो बेटी नहीं चाहता, लड़की नहीं चाहता। ये सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ है कहानी का। तब वो लड़की विद्रोह करती है। जी जी बिल्कुल। और जो आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा वो ये है कि तो हमने हमने पूरी कहानी लेखक के पक्ष से ही देखी, लेखक के पक्ष से ही जी। समझी। लेकिन डायरी दे के जाने के बाद में अंकिता के मन में क्या चल रहा है ये हमें कभी पता नहीं चल पाया। थोड़ी सी वो मिस्ट्री, वो रहस्य रह गया कि भाई अंकिता डायरी लेना भी चाहती थी और वो ज्यादा उत्साह भी नहीं दिखाना चाहती थी। और फिर जब वो चले गए तो फिर उसके मन में क्या भावनाएं आई होंगी उस डायरी को लेकर। आपने इतना सुंदर प्रश्न पूछा है कि आज तक इस कहानी को लेकर किसी पाठक ने इतना सुंदर प्रश्न आज तक नहीं पूछा। दो तरह से मैं इसे दिखाना चाहता था। एक तो यह है कि ये तो तय है कि डायरी अंकिता की ही थी, वो ढूंढते जी। हुए वहां पहुंचा, ये वही अंकिता है और निश्चित रूप से वो डायरी उसी की है। लेकिन आपने देखा होगा कि एक दो वाक्य इस प्रकार के हैं कि एक पूरी दुनिया उसकी आंखों में ध्वस्त हुई और फिर से निर्मित हुई। यानी कि उस डायरी को लेकर उसके मन में एक संकोच भी है कि मेरी निजी बातें किसी को पता चल गई हैं, जो कि मेरी अपनी नितांत निजी चीजें थी और जो कि मेरी लड़ाई का एक भावभूमि बन रही थी, जिसके माध्यम से मैं अपनी लड़ाई की एक तैयारी कर रही थी। तो मेरी ये चीजें दूसरे किसी के सामने प्रकट हो गई हैं। इस बात को लेकर वो थोड़ा सा संकोच में थी। लेकिन पूरी उसकी दृढ़ता और उसका पूरा विश्वास था, क्योंकि वो लड़ाई वो जीत चुकी थी। वो जिस जी। लड़ाई लड़ रही थी, अपनी बच्ची को जन्म देना उसकी लड़ाई थी, अपने वजूद को कायम रखना उसकी लड़ाई थी। वो लड़ाई वो लड़ चुकी है, कविता पूरी कर चुकी है वो। तो जी। कहने का मतलब यही है कि कुल मिलाकर जो संकोच था उसके मन में, वो संकोच इसी बात का था कि मेरी निजी चीजें आम ना हो जाएं, प्रकट ना हो जाएं सबके बीच। और इसलिए उस डायरी को झपट भी लेती है और इतनी पुरानी उसकी डायरी उसे मिल गई, उसका एक सुख भी है। बहुत खूब। अब मैं और आप पे प्रश्नों के तार नहीं झाड़ूंगा कहानी के ऊपर, पर इसी के साथ मैं बातें यहाँ खत्म नहीं करूंगा। मैं जानना चाहूंगा आपके लेखक जीवन के बारे में भी थोड़ा बहुत, क्योंकि आपने एक नहीं, आपने कई कहानियां लिखी है, आपने उपन्यास भी लिखे हैं। तो कैसे शुरू हुई लेखक बनने का ये सफर? नहीं, मतलब देखिए, मतलब इलाहाबाद में मेरा जन्म था और बचपन मेरा इलाहाबाद में बीता। तो पढ़ाई लिखाई को लेकर हमारे से कोई, घर वालों ने कोई अपेक्षा ही नहीं रखी थी।
100 में से 50 नंबर आ जाए तो वो घर वाले चलो भाई उत्सव मनाने वाली बात है, ये तो इस तरीके की बात होती थी। जब ऐसे इसमें हम लोगों के पास पढ़ने के लिए कुछ उपलब्ध रहता था तो थोड़ी सी उस समय रशियन किताबें का अनुवाद हिंदी में उस समय आया करता था, वो सब थोड़ा सा हम अच्छा। पढ़ते थे, और बच्चों की पत्रिकाएं घर में आया करती थी। और इस तरीके से धीरे धीरे वो चीज मन में बस बीज बनाती गई। मैंने बड़े बचपन से लिखना शुरू कर दिया था। आज जैसे 3-4 कहानी संग्रह हो गए हैं, 13-14 किताबें हो गई हैं, लेकिन बीज पूरी मेरे यहीं से पड़े। तो पहली प्रकाशित कहानी कितनी पुरानी बात होगी है? पहली प्रकाशित कहानी मेरी मतलब एक तरीके से जिसको कहानी कहा जाए, बच्चों के लिए छोटी छोटी कहानियां तो मैं 14-15 साल की उम्र से लिखता था। बच्चों के लिए जो कुछ पत्रिकाएं आती थी, पराग, चंपक, नंदन, ऐसी पत्रिकाएं आती थी, बड़ी खूबसूरत पत्रिकाएं उस समय। लेकिन जो एक पहचान मिलने की बात है तो सारिका एक बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका साहित्य की, उस समय की सिरमौर पत्रिका थी, उसमें मैंने सहज ही एक अच्छा। कहानी भेज दी थी, और न केवल वो छपी बल्कि पुरस्कृत भी हुई। तो आपने कभी भी सोचा कि भाई बैंक की नौकरी में क्यों कर रहा हूं, चलिए पूरा टाइम फुल टाइम राइटर ही बन जाते हैं? क्योंकि बहुत सारे क्रिएटिव लोग इस दुविधा में रहते हैं हम लोग कि भाई कुछ पेट के लिए करे, कुछ मन के लिए करे, दोनों साथ में क्यों ना करे। आपके प्रश्न में ही मेरा उत्तर है, कुछ पेट के लिए करें और कुछ मन का करें। कि इसमें कोई कोई दो राय और कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि मुझे तो ये भी लगता है कि जब आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं, अगर आप उसमें आमदनी, अपनी जीवने का प्रेशर ना रखें, तो जो काम उभर कर आता है वो काम असल काम होता है। तब कई बार दबाव में लिखना पड़ता है जी। चलिए, बहुत ही खूब। और बताइए, आजकल क्या लिख रहे हैं आप? जी, आजकल एक उपन्यास पे भी मेरा थोड़ा सा काम चल रहा है, और हम्म। मेरा नया कहानी संग्रह बिल्कुल तैयार है। बहुत ही खूब। कहानी संग्रह का कोई नाम आपने अभी तक सोचा है? कहानी संग्रह का नाम मकड़ जाल मैंने बिल्कुल सोचा हुआ है। मकड़ जाल मेरी एक कहानी छपी थी अच्छा। पहल नाम की पत्रिका में। बहुत ही खूब। और आपने कहा ये तैयार हो गई है, लेकिन क्या ये अभी उपलब्ध भी है हमारे पाठकों के लिए पढ़ने के लिए, नहीं, या? अभी अभी ये प्रकाशन के लिए समय का इंतजार, मुझे लगता है इस साल के अंत तक आ सकेगी जी। बिल्कुल। लेकिन हम हमारे सुनने वालों को बता दें कि जैसे ही राजेंद्र जी की वो किताब प्रकाशित हो जाएगी, हम हमारे शो नोट्स में उसका लिंक डाल देंगे, तो आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। राजेंद्र जी, इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने हमारे लिए समय निकाला, आपने हमें इतनी सारी बातें बताई, इतनी प्यारी कहानी के बारे में, और उससे बस कुछ नहीं तो ये कहानी हमारे लिए और भी ज्यादा अनमोल हो गई है। मैं तो कृतज्ञ हूं आपका, आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की पूरी कविता और राजेंद्र जी से हमारी बातचीत? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके हाथ कोई अनजानी डायरी लगी हो और आपने न चाहते हुए भी उसको पढ़ा हो? हमें जरूर लिखकर बताएं hello@piyushagarwal.com पर। एक बार फिर अनकही कहानियां प्रतियोगिता में आपकी एंट्रीज का हमें इंतजार है। काफी एंट्रीज आ भी गई हैं। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी बताएं और बढ़ावा दें। कहानी सबमिट करने की आखिरी तारीख है 15 अक्टूबर 2021। इसी नोट पर मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर हमारी कहानियां आपके दिल को लुभा रही है तो आप हमें अपना योगदान कर सपोर्ट भी कर सकते हैं। और जानकारी के लिए piyushagarwal.com पर सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करें। आप जिस भी ऐप पर यह पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हमें सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। हर शुक्रवार आप तक नई कहानियां लाने का श्रेय मैं अपनी टीम को देना चाहूंगा। आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर हैं देवांशी बत्रा। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।